नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज हम भारतीयों की गौरवशाली भाषा हिंदी का स्मृति दिवस है। स्मृति दिवस इसलिए बोल रहा हूँ कि आज हिंदी दिवस है और हम हिंदी को इस दिवस को ही ठीक तरह याद करते हैं, ससम्मान याद करते हैं। बाकी दिनों में तो हम हिंदी को उस सम्मान के साथ याद नहीं करते जिस सम्मान के साथ याद किया जाना चाहिए। आज के इस शुभ दिन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज के समाचार पत्रों में हिंदी का सम्मान किया जाएगा, बखान किया जाएगा। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में आज हिंदी बोलने, लिखने, सुनने का संदेश दिया जाएगा और कल से फिर अपनी डफली, अपना राग शुरू हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों है कि हम हमारी भाषा को वह प्रतिष्ठा नहीं दिलवा पा रहे जो उसे मिलनी चाहिए? हमारी हिंदी जिस योग्य है वह मान सम्मान उसे नहीं मिल पा रहा। और मनीषियों ने कहा है कि जब कोई समस्या हो तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण भी अवश्य होगा। बड़ी समस्याओं के पीछे कारण छुपे हुए होते हैं जिन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है, और शायद इसलिए मुश्किल हो जाता है कि हम निष्पक्ष और तटस्थ रहकर उसे ठीक से देख नहीं पाते। वर्ल्ड WTA का एक सर्वे आज अखबारों में प्रकाशित हुआ है, जिसके अनुसार वेबसाइट्स पर विभिन्न भाषाओं में लेखन का प्रतिशत या कंटेंट को साझा किए जाने का प्रतिशत दर्शाया गया है। इसमें स्वाभाविक तौर शीर्ष पर 61.3% के साथ अंग्रेजी है। दूसरे स्थान पर बहुत नीचे केवल 5.5% के साथ रूसी भाषा है और 10वें स्थान पर हिंदी 0.1% के साथ उस सूची में स्थान पा सकी है। अब इस स्थिति पर हम गौरव करें या हम शर्मसार हों, यह कहना कठिन है, किंतु इस सर्वे में गौरव का विषय भी है और शर्म का भी। गौरव इस बात को लेकर कि हम विश्व की शीर्ष 10 भाषाओं में से एक हो गए हैं, और शर्म इसलिए कि विश्व की 1/3 आबादी वाले भारत में आधे से अधिक हिंदी भाषियों के होते हुए भी हम शीर्षस्थ अंग्रेजी की अपेक्षा 1.25 लाख गुना पीछे हैं। 0.1% है और अंग्रेजी 61.3% है। इस तरह 1% में हम 10 को लगा लें तो लगभग 1.25 लाख गुना या 1.25 गुना पीछे हैं। और बहुत छोटी आबादी वाले रूस की भाषा की अपेक्षा भी हमारा हिंदी लेखन 1000 गुना कम है। इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहला कारण तो हमारी लंबी गुलामी से हमारे पूर्वजों का अभ्यस्त हो जाना और हम लोगों द्वारा भी गुलामी की चादर को पूर्ण सम्मानित तरीके से लपेटे रखना है। मुग़ल कालीन गुलामी में उर्दू, अरबी, फ़ारसी का प्रचलन था। तब अरबी और फ़ारसी के जानने वालों को समाज में वैसे ही सम्मानित तरीके से देखा जाता था जैसे अंग्रेज़ों के काल से शुरू होकर आज तक अंग्रेजी जानने वालों को देखा जाता है। इस भाषाई जानकारी के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा के पीछे भी सीधा सा कारण है कि जो शासक जिस भाषा का ज्ञाता रहा वह अपनी भाषा के जानकारों को अपने दरबार और सरकारी कामकाज में सम्मिलित करना चाहता था। मुग़ल काल में उर्दू, अरबी और फ़ारसी, इसके बाद अंग्रेज़ों के काल में लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी जानने वाले भारतीय अंग्रेज़ों को इंग्लैंड से आए अंग्रेज़ों के बाद सम्मान मिलने लगा। अंग्रेज़ों का सर्वाधिक सम्मान था और भारतीय अंग्रेज़ों का उसके बाद। उन्हें ही सरकारी दफ्तरों में काम मिलने लगा, इसलिए हर भारतीय अंग्रेजी के पीछे भागने लगा और अंग्रेज़ों के साथ काम करते करते भारतीय अंग्रेजी का ज्ञाता अंग्रेज़ों की ही तरह जीवन यापन भी करने लगा। घर में भी अंग्रेजी बोलने लगा, समाज में भी अंग्रेजी का रौब झाड़ने लगा, और यही अब तक चला है। दुखद यह है कि भारत में ऐसी स्थिति केवल हिंदी भाषियों के साथ ही है, अन्य भाषाओं के साथ नहीं। अन्य क्षेत्रीय भाषाएं उतनी विपन्न नहीं हुई जितनी कि हिंदी हो गई। मराठी भाषी अपने घर में
बच्चों को मराठी का ज्ञान अवश्य कराता है। उड़िया भाषी उड़िया का, बांग्ला भाषी बांग्ला का, सिंधी भाषी सिंधी का, असमी भाषी असमी का, आदि इत्यादि। वे घर में अपनी मातृभाषा में ही बात करना उचित समझते हैं। इसके अतिरिक्त वे हिंदी और अंग्रेजी और ज़रूरत पड़ी तो जर्मनी और जापानी भी सीखने कर प्रसन्न होते हैं, किंतु अपनी मातृभाषा को कभी कमतर नहीं आंकते हैं। हम हिंदी भाषी गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे। हम अंग्रेजी को उच्च और हिंदी को निम्न देखते आ रहे हैं। हम हिंदी बोलने और बोलने वाले को कमतर आंकते हैं। गुलामी की इस मानसिकता से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज जब गुलामी के चिन्हों को मिटाने की बात हो रही है, तब हमें हमारी हिंदी को उचित सम्मान देकर परतंत्र की प्रतीक अंग्रेजी से छुटकारा पाने की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने का यह भी बड़ा कारण है कि अंग्रेजों का शासन लगभग आधी दुनिया पर रहा, जहां उन्होंने अपनी भाषा का भरपूर प्रसार भी किया और प्रचार भी किया। और हम भारतीयों की ही तरह अन्य राष्ट्रों के नागरिक भी जो स्वतंत्र होकर भी परतंत्र की मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जिससे अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनी हुई है। जो देश इस परतंत्रता की मानसिकता से बाहर जल्दी निकल गए, वे आज विकसित देश कहलाने लगे। संस्कृति का और भाषा का महत्व इससे समझा जा सकता है। विकसित देशों में अमेरिका और इंग्लैंड के अलावा अन्य कहीं भी अंग्रेजी का प्रचलन नहीं है। जैसे जर्मनी, जापान, रूस, चीन आदि देशों में अंग्रेजी लोकप्रिय नहीं है, किंतु हमारे यहाँ है। अंग्रेजी के वैश्विक भाषा होने का एक और बड़ा कारण अंग्रेजी की कुछ और विशेषताएं भी है, जो सुविधाजनक हैं या वो बनते गई हैं, धीरे धीरे सुविधाजनक बनते गई हैं। अंग्रेजी की उन्हीं विशेषताओं को बहुत अच्छी तरह हिंदी में भी समाविष्ट किया जा सकता था और अभी भी किया जा सकता है। जैसे अंग्रेजी में प्रतिवर्ष नए नए शब्दों को समाहित करती ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का होना अंग्रेजी की समृद्धि का बड़ा कारण है। ऐसी डिक्शनरी हिंदी में भी हो सकती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अभी हाल ही में 24 भारतीय शब्दों को शामिल किया गया है, और यह पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार हो चुका है। इसका लिंक मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप चाहें तो उधर जाकर मेरे कथन को पुष्टि कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इंग्लिश गवर्नमेंट से संबंधित नहीं है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से संबंधित है। विगत वर्ष सम्मिलित 24 भारतीय शब्दों में एक शब्द डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है। यह डीम्ड दूर स्थित सीखने का स्रोत, बड़े आराम से, डिस्टेंट लर्निंग एजुकेशन, दूर स्थित सीखने का स्रोत, बड़े आराम से, दूरस्थ विश्वविद्यालय, और संक्षेप में दूबी या दूबीबी भी तो हो सकता था, और शायद होता भी यदि हमारे देश में अंग्रेजी की तरह हिंदी के प्रचलन को उचित ठहराया जा सकता। जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे देखें क्या करें नया। हर चीज़ की अपेक्षा दूसरे से ही रखने के स्थान पर क्यों ना हम स्वयं पहला कदम रखें, शुरुआत करें, शुभारंभ करें। तो आइए आज भारतीय राष्ट्रीय हिंदी शब्दकोश की स्थापना की घोषणा करते हैं। राष्ट्रीय सखी साहित्य के प्रायोजन के साथ में हम हिंदी शब्दकोश की, राष्ट्रीय हिंदी शब्दकोश की स्थापना की घोषणा करते हैं, और हम सब मिलकर इस कोश का संकलन करके इसका निर्माण करें और इसे सर्वसुलभ करें। एक और बड़े प्रयास की आवश्यकता है, जिसे आज से ही अपनाया जाना उचित होगा, और वह है हिंदी में संक्षिप्तीकरण की नींव का रखा जाना। जैसे यदि हम उचित समझें तो हमारे राष्ट्रीय सखी साहित्य जिससे हम संबद्ध हैं का नाम राससा भी तो हो सकता है, या अन्य किसी भी संस्थान का नाम भी
इसी तरह हिंदी संक्षेपीकृत हो सकता है। जैसे स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को साडा बुलाया जाता है। भोपाल विकास प्राधिकरण जो हिंदी में है उसको भोबिप्रा लिखा और बुलाया जाता है। और इसे संक्षेपीकरण को प्रचारित किए जाने की आवश्यकता है। हम हमारी भारतीय राष्ट्रीय हिंदी शब्दकोश का नाम भी संक्षेपाक्षर में प्रचारित कर सकते हैं। जैसे हिंसको। हिंदी संक्षेपीकरण का प्रचलन हिंदी को लोकप्रिय बनाने वाले शस्त्रास्त्र की तरह सिद्ध होगा यदि हम इसे उपयोग कर सके ठीक से। तो आइए हम हिंदी के शब्दों के अपने ज्ञानकोश में से कुछ अल्प प्रचलित शब्द और उनके समानार्थियों को हिंसको को दान करें। हिंसको पुनः दोहरा दूं, हिंदी शब्दकोश। साथ ही यदि कुछ शब्दों के अर्थ जानने हों तो हम निसंकोच हिंसको से ले लें। आज के दिन आलोचनात्मक तरीके से या समालोचनात्मक तरीके से अपनी बात रखने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं हिंदी के सिर्फ गौरव की बात नहीं कर रहा हूँ, गौरवान्वित बनाने की बात कर रहा हूँ। जो वर्तमान स्थिति है वह प्रिंट मीडिया की अपेक्षा डिजिटल मीडिया को विश्व में स्थान मिल रहा है और उसमें यदि हिंदी का कंटेंट, हिंदी का यदि कलेवर 0.1% ही है तो यह विचारणीय है और हमें इसमें सुधार के लिए और आगे ले जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अंग्रेजी से हमारा प्रतिस्पर्धा बहुत दूर की बात हो सकती है क्योंकि अंग्रेजी 61.3% कंटेंट के साथ सर्वप्रथम है, किंतु हम दूसरे स्थान पर पहुंचने का प्रयास करें तो बहुत जल्द पहुंच सकते हैं, जिस पर कि अभी रूसी भाषा के आंकड़े हैं 5% के साथ, और वहां तक तो हम पहुंचने का प्रण अगले 1 साल में ही पहुंचने के लिए ले सकते हैं। इस प्रण के साथ कि अगले 1 वर्ष में हिंदी कलेवरों का डिजिटल रूपांतरण, डिजिटल प्रसारण, डिजिटल प्रस्तुतिकरण विश्व में दूसरे स्थान पर हो। हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं और आप सबका सहयोग चाहते हैं। जो हिंदी में इस वार्ता को यहाँ तक धैर्यपूर्वक सुन रहे थे उन सबका धन्यवाद। जो आगे इसमें सहयोग कर सकें उनका धन्यवाद। इस वीडियो के कमेंट्स में, प्रतिक्रियाओं में आप अपना योगदान दे सकते हैं और जो लोग हमसे साहित्यिक सेवा में जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। राष्ट्रीय सखी साहित्य के फेसबुक पेजेस, फेसबुक समूह और व्हाट्सएप समूहों पर अपने अपने प्रदेश में आप हमारी प्रादेशिक इकाइयों से जुड़ सकते हैं। हर प्रदेश में लगभग राष्ट्रीय सखी साहित्य का प्रादेशिक समूह उपलब्ध है। आप ढूंढिएगा और नहीं तो लिंक हमसे मांग लीजिएगा और हमारे समूह से जुड़िएगा राष्ट्रीय सखी साहित्य से, जहां हम सब निस्वार्थ साहित्य से भी हिंदी की सेवा कर रहे हैं। आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। पुनः धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।